दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। अभी केमिस्ट्री करेंगे, रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। PYQ है जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्जाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे BSSC अभी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर BPSC के थ्रू जो AEDO का एग्ज़ाम होने वाला है जो अप्रैल में है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और बिहार दरोगा या फिर अदर स्टेट में SI, इन सब जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर रेलवे, बैंकिंग, SSC, सारे के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, ये केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, PYQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। क्या क्या परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु नाभिक के अवयव। ठीक है, C आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। परमाणु एटम पदार्थ का वह, ये परमाणु एटम इंग्लिश में बोलते हैं, परमाणु एटम पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नाभिक में कौन कौन से अवयव मौजूद होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आणविक संरचना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये चुनना है। तो 4 कथन दिए गए हैं। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर की कक्षा में घूमता रहता है ना, ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है? नहीं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो ये सही हो गया, C आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, C सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो इनमें से फोटोन जो है ये परमाणु एटम का अणु का भाग नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो फोटोन नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन फोटोन नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटोन ऊर्जा के बंडल, पैकेट्स होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृत तत्व में मिलते हैं। ठीक है, C आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृत तत्व में मिलता है एक ही प्रकार के परमाणु। ठीक है, C आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्व में मिलता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाण्विक नाभिक किसने खोजा था? तो परमाण्विक नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाण्विक नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था, A आंसर हो जाएगा। परमाणु एटम के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप लोग को पता है कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने, B आंसर हो जाएगा। ठीक है, एटम परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने की थी। एक्सप्लेनेशन देखिए।
रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा बम्बार्डमेंट की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? अणु परमाणु कण नहीं है इनमें से, तो न्यूट्रॉन जो है अणु परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन है, फोटोन, ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है अणु परमाणु कण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है? ठीक है, कण प्रतिकण युग्म इसमें से कौन है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कण प्रतिकण युग्म है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कण प्रतिकण कण ये युग्म है। ए आंसर हो जाएगा। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। ध्यान रखेंगे इसको। विशिष्टता सूची और दो सूची दिया गया है, एक और सूची 1 सूची 2, इसको मैच करना है। एक तरफ विशिष्टता है कण, ठीक है, किस कण की क्या विशिष्टता है ये बताना है। तो शून्य द्रव्यमान किसका होगा? तो शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो का होगा। ठीक है, न्यूट्रिनो का द्रव्यमान शून्य होगा। ठीक है, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो का होगा। और आंशिक आवेश किसका होगा? तो क्वार्क का फ्रैक्शनल चार्ज या आंशिक आवेश क्वार्क का होगा। ठीक है, बी का तीसरा। और आंशिक प्रचक्रण किसका होगा? तो पॉजिट्रॉन का होगा। आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन का होगा और पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन का होगा। पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन का होगा। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। बी आंसर हो जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। कितना? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। बी आंसर हो जाएगा। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। ध्यान रखेंगे इसको। हीलियम के नाभिक में होता है तो क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश बीटा कण में होती है। पता है आप लोग को कि इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। अल्फा कण में धनावेश होता है, धनात्मक आवेश, और बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अल्फा कण, ये अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, बीटा कण क्या होता है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, और गामा किरण अनावेशित होता है। ठीक है,
गामा किरण जो होता है अनावेशित होता है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। गामा क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे? परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफबाउ सिद्धांत द्वारा होता है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफबाउ सिद्धांत द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध तो अधिविन्यास से है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। ए आंसर हो जाएगा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या m का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n कक्ष के आकार और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या l कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम संख्या s कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को बराबर होता है ना, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तो 4 हो गया। पी आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 2 + 2 4 हो गया। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाता है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाता है? तो समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाता है। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है। ठीक है, तो वही होता है समस्थानिक आइसोटोप्स। बी आंसर हो जाएगा। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है तो वो समस्थानिक होते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। बी आंसर हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? तो इनमें से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है जिसमें मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या सभी में समान होती है? तो देखिए डी हो जाएगा। C6C14 7N15 और 8O16। देखिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो ये 14 में से 6 गया तो कितना 8, 15 में से 7 गया तो 8, 16 में से 8 गया तो 8, तो सबका न्यूट्रॉन संख्या समान हो गया। डी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये 6C14 में न्यूट्रॉनों की
न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। इधर 7 एंड 15 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बच गया। फिर 8O16 में न्यूट्रॉन की संख्या 16 में से 8 घटा लिए तो 8 बच गया। तो सब के न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसमें, तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। ठीक है, गाइगर काउंटर से मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी, ध्यान रखेंगे इसको। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक कौन था, तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक था बेकुरेल था, बेकुरेल। ठीक है, हेनरी बेकुरेल रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक था बेकुरेल। पी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। अंटोइन हेनरी बेकुरेल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम वर्ष 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज इन्होंने स्फुर्तिदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी, ध्यान रखेंगे इसको। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से संबंधित देखेंगे। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, इनमें से भौतिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है, तो पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन पानी में चीनी का घुलना जो है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्प द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बी आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा देने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, नहीं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ढूंढ रहा है, तो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ये नहीं होगा। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो बी आंसर हो जाएगा। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। और सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना, तो ये भी नहीं। नमक का पानी में घुलना, ये भी नहीं। लेकिन सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी बार रिपीट होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, नहीं। बर्फ का गलन, ये भी नहीं। तो दूध का आस्कंदन जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का आस्कंदन ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलन ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है। तो सही कौन सा है, ये बी आंसर हो जाएगा। केवल तीसरा सही होगा, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है।
ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन वेपोरेशन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और कारण क्या है? उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो सही बात है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और तीव्र हो जाती है। इसी कारण से उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, स्पष्टीकरण भी है। तो ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। उच्चतर तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में होती है। बी आंसर हो जाएगा। जल अपघटन वह प्रक्रिया हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन हाइड्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। पास्चुराइजेशन द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पास्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पास्चुरीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पास्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो किसी विलयन में विलेयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। किसी विलयन में विलेयों के योग से इसका जल विलयन बढ़ जाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा तो ये बी सही नहीं है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, तो ये सही है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में भिन्न ये निम्न होता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। और डी क्या है कि जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन का दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो ये भी सही है, लेकिन बी सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। ए आंसर हो जाएगा। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई की जगहों पर
ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान क्यों उबलता है? तो ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ध्यान रखेंगे कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। तो नमक और बर्फ के मिश्रण से, बर्फ में अगर नमक मिला देंगे तो 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। तो ये सही बात है। ठीक है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, तो ये सही है। और नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये गलत है। ठीक है, ये सही और आर गलत, तो सी आंसर हो जाएगा। ये सही परंतु आर गलत। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, अपद्रव्यों इम्प्यूरिटीज को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सर कहते हैं। इस प्रकार कथन ए सही जबकि कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो गैस में द्रव कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, गैस में द्रव। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो गैस में द्रव अभिव्यक्त होता है, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कोहरे में जल वाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है, जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नजदीक स्थित वायु का तापमान उषांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है, तब उस उपस्थित जल वाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, तो ये गलत है। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, तो ये गलत है। और प्रतिलोम परासरण में तनु घोल का बाह्य दाब लगाया जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह प्रसरण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं
आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। क्रोमैटोग्राफी क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस में? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस में? तो क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ध्यान रखेंगे, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। डी आंसर हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। डी आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज सब्लिमेट तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो उपचायांक किसका कितना होता है वो बताना है। तो 2 उपचायांक किसका होगा? तो 2 उपचायांक कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम उपचायांक, कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम का उपचायांक कितना होगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम का उपचायांक 2 होगा। ठीक है। और NaAlH4 का Al का उपचायांक कितना होगा? तो 3 होगा। ठीक है। और MnO2 में मैग्नीज का, मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 में मैग्नीज का उपचायांक कितना होगा? तो इसका उपचायांक होगा 4 होगा। ठीक है। और H2SO4 में S का उपचायांक, सल्फर का उपचायांक कितना होगा? तो 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। तो ए आंसर हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, डी का पहला और सी का दूसरा। तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए, MnO2 में Mn का मैग्नीज का उपचायांक, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीज का उपचायांक कितना? 4। ठीक है। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में S का उपचायांक 6। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का उपचायांक 2 और एल्युमिनियम का उपचायांक 3। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए वीडियो को, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो और भी सब्जेक्ट का कोई भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।